हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका आज के सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था गॉस लॉ क्या होता है और उसको हमने थोड़ा बहुत अप्लाई करना भी देखा था। अब हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस होती हैं, किस किस केस में हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। उससे पहले एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैन वी ड्राइव कूलम लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ और कैन वी ड्राइव द गॉस लॉ फ्रॉम द कूलम लॉ। एक्चुअली दोनों लॉ एक दूसरे से ड्राइव हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है कि कैन वी ड्राइव कूलम लॉ यूजिंग द गॉस लॉ। क्या हम गॉस लॉ का यूज करके कूलम लॉ ड्राइव कर सकते हैं? क्योंकि गॉस लॉ को एक फंडामेंटल लॉ माना गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसी से बाकी सारे लॉ ड्राइव हो सकते हैं। मतलब चार लॉ हमने फंडामेंटल माने, उनमें से एक लॉ गॉस लॉ है और चारों लॉ से बाकी सारे लॉ ड्राइव हो सकते हैं। तो क्या हम कूलम लॉ को भी गॉस लॉ का यूज करके ड्राइव कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेट अस सी क्या कर सकते हैं। तो देखो कूलम लॉ क्या बोलता है। कूलम लॉ बोलता है दो चार्ज अगर रखे हुए, डिस्टेंस उनके बीच में r है, चार्ज q1 q2 है, तो जो फोर्स होगा वो k q1 q2 बाय r स्क्वायर होगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर होगा। क्या ये चीज गॉस लॉ से प्रूव हो सकती है? लेट अस सी। देखिए मान लीजिए चार्ज यहाँ पे एक q1 है और इससे r डिस्टेंस पे q2 चार्ज भी है, तो उसको देखेंगे थोड़ी देर में। अब मान लीजिए q1 चार्ज है और इसके आसपास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें। मान लीजिए इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें, तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे। अब गॉस लॉ बोलता है कि E डॉट ds जो होता है, या E डॉट dA भी हम लोग लिखते हैं, उसका जो इंटीग्रेशन होता है फॉर द कंप्लीट वी कैन से क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q कौन सा होगा यहाँ पे? जो चार्ज एनक्लोज होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सरफेस ऐसा बनाता हूं जो इस चार्ज को एनक्लोज कर रहा हूं। तो मैंने एक सरफेस बना दिया यहाँ पे, मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस मान लिया। इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। और इसका रेडियस मान लीजिए कि r जो है ये हमारा रेडियस है, ठीक है। तो r हमारा रेडियस है और यहां पे हमने एक सरफेस मान लिया, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब यहां पे जो q होगा यहाँ पे एनक्लोज, वो q1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब आया E डॉट ds। अब E डॉट ds क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds की बात चल रही है। तो आपको पता है जो प्लस चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है ना। तो इसका जो फील्ड बनेगा, फील्ड लाइन जो बनेगी वो अवे बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, हर जगह ऐसे बनेगी, है ना, राइट। तो सब जगह हमारा फील्ड इससे अवे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा है। अब ds क्या होता है? ds हमारा एरिया होता है। तो मान लीजिए कहीं पे मैं एरिया मानूं, मान लो मैंने यहाँ पे एरिया माना एक, तो ये एरिया ds है। ds वेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो आपको पता है वेक्टर जो है बाहर को बनता है, da वेक्टर। अगर क्लोज सरफेस होता है तो बाहर को हमें वेक्टर बनाना पड़ता है, तो बाहर को वेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने वेक्टर बना लिया, ds वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ds था। अब आप देखोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर बन रहा है वो दोनों पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल बन रहा है। अब कहीं भी बना लो, मान लो यहाँ पे मैं एरिया कहीं पे भी लेता हूँ, मान लो यहाँ पे एरिया लेता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी हमारा एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ को ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। तो हर जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर हैं एवरीवेयर, तो वी कैन से दैट हमारा जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा। इनके बीच का जो एंगल है 0 डिग्री आएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल हो जाएगा, E ds इंटू cos 0 विच इज 1। तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है, दिस इंटीग्रेशन बिकम्स E डॉट ds बिकम्स E ds इंटू cos 0 विच इज 1। तो ये हो जाएगा E ds, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब दूसरी बात हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर पॉइंट पे बराबर होगा, क्योंकि सारे पॉइंट इस चार्ज से बराबर दूरी पे हैं, बराबर दूरी पे हैं। तो बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर होना चाहिए, सिमेट्री है क्योंकि, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब बराबर होगा, तो एक कांस्टेंट होगा। तो इसको हम इससे बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये ds हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ds मतलब एरिया का इंटीग्रेशन या समेशन। जैसे ये ds एरिया है, ds एरिया, तो सारे ds एरिया जब मैं लूंगा तो ये क्या आएगा? पूरे स्फीयर का, जो चार्ज के अराउंड एक स्फीयर बन रहा है उसका एरिया आ जाएगा। तो कितना एरिया होता है स्फीयर का? अगर रेडियस r है तो एरिया कितना हो जाएगा? तो अगर आप लोगों ने सही गेस किया होगा, ये रेडियस हमारी r है,
तो अगर आपने सही गैस किया होगा तो एरिया हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ई डॉट डीएस की जो इंटीग्रेशन आ रहा है पूरा, जो वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q1 डिवाइड बाय 4 पाई, इसको मैं नीचे ले जा रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर लेते हैं और आर स्क्वायर को अलग से लिख लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या था, हमें तो कूलम लॉ ड्राइव करना है। तो कूलम लॉ निकालने के लिए मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा एक Q2 चार्ज पे जो यहां पे रखा होगा। क्या मानना पड़ेगा हमें, क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑन द Q2 चार्ज। तो Q2 चार्ज पे जो फोर्स होगा, हमें पता है जो फोर्स ऑन चार्ज 2 होगा विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज 2, E2 के बराबर होगा। डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है अभी, और ये इंटू Q2 हो जाएगा। अभी निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स आया। अगर आप देखिए तो सेम फॉर्मूला आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, विच इज कूलम लॉ, विच इज कूलम लॉ। यानी कि हम लोग गॉस लॉ का यूज करके कूलम लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। तो कूलम लॉ को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, अगर हमें गॉस लॉ पता है तो वहां से हम लोग कूलम लॉ को ड्राइव कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन हमने देखी है और आपको समझ में आया होगा कि गॉस लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन जब गॉस लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहां पे इजीली क्वेश्चन होने के लिए या डेरिवेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे हम लोग गॉस लॉ को इजीली लगा सकते हैं। मतलब गॉस लॉ कई जगह पे एप्लीकेबल तो होता है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको यूज करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा, कर नहीं पाओगे। तो कहां पे गॉस लॉ जो है एप्लीकेबल हमारा होता है वो हमें देखना है। तो हमें देखना है कि कहां पे हमारा गॉस लॉ जो है यूजफुल है, उसकी यूजफुलनेस कहां पे है। तो यूजफुलनेस ऑफ द गॉस लॉ किस केस में होती है, तो दो चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है जब आप गॉस लॉ को लगाने की कोशिश करोगे। पहली चीज हमें जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, गॉस लॉ देखो अप्लाई तब होता है, तब इंपॉर्टेंट होता है आपको जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, हर पॉइंट पे बराबर हो, ताकि आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाओ। नहीं तो क्या होगा, ये जो ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन है ना, ये निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, डीएस भी वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तो जैसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज था, तो पॉइंट चार्ज की बराबर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब कई बार क्या होगा कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन तो है ना। तो कई बार क्या होगा कि लाइन चार्ज है, मान लो ये प्लस 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 लाइन चार्ज है। अब इसमें हमें गॉसियन सरफेस बनाना है, तो ऐसा सरफेस बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो हम लोग एक इसके आसपास क्या बात है, बराबर दूरी पे एक सिलेंडर मान लेते हैं, सिलेंडर मान लेंगे ऐसे। तो एक क्या होगा, सिलेंडर जो होगा ना, सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, हर जगह बराबर, क्योंकि दूरी है तो हर जगह कांस्टेंट होगा। तो ऐसा हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, उससे हम लोग फिर गॉस लॉ लगा पाएंगे। तो जहां पे ऐसी कंडीशंस हमारी आएंगी वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तभी गॉस लॉ यूजफुल है। मतलब अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका जो थीटा आया था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, वो थीटा जो है कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो वेरी करेगा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ई डॉट डीएस में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया लेकिन थीटा वेरी कर रहा है, तो कॉस थीटा वेरी करेगा, डीएस भी वेरी करेगा, इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि थीटा आपका कांस्टेंट रहे। जैसे आपने वहां पे देखा थीटा आपका 0 आ गया था, इस वाले केस में कूलम लॉ में जब आप कर रहे थे तो थीटा क्या था आपका 0 आ गया था, है ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे यूजुअली हमारा 0 आ जाए, ऐसा केस बनाए। जैसे ये वाला केस देखिए, अगर लाइन वाला केस अब आगे देखोगे अभी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस वाले चार्ज से देखो अवे होता है, तो इसका जो फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, अवे ऐसे ऐसे बनेगा। अब आप बोलोगे सर कि ऐसे क्यों बनेगा, ये ऐसे टेढ़ा क्यों नहीं बनाया आपने। तो देखो ये जो हम बात कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट वायर होगी
तो बाय सिमेट्री उसका फील्ड ना तो ऊपर होगा ना नीचे होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है वो, तो अवे होगा, तो अवे मतलब सीधा ही होगा, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता सिमेट्री से, ठीक है। तो हमारा जो फील्ड होगा वो अवे होगा, मतलब एक सिमेट्री है कि आप अगर मान लो मैं बोलूं मैं ऊपर होगा, तो आप बोलोगे नीचे क्यों नहीं करा, फिर आपने भाई दोनों तरफ तो वायर बराबर है, यहाँ भी इनफाइनाइट है यहाँ भी इनफाइनाइट है, तो दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, राइट। तो ये बराबर होगा, बिल्कुल बीचों बीच सामने की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बिल्कुल बाहर निकलता हुआ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर निकल रहा है तो डीएस वेक्टर कहां मानोगे, डीएस वेक्टर जो है ये आपका सरफेस है, तो डीएस वेक्टर यहां मानोगे। जब आप यहां पे डीएस वेक्टर मानोगे तो फिर दोबारा क्या हो गया आपका, ये डीएस वेक्टर है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर दोबारा एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एंगल हमारा फिर जीरो हो गया। यहां पे अगर आप डीएस वेक्टर मानोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, फिर एंगल जीरो हो गया, तो आपका एंगल हर जगह कांस्टेंट है, तो यहां पे आपके लिए इंटीग्रेशन करना इजी है। तो ऐसा हम केस मानते हैं कि हमारे लिए इंटीग्रेशन करना इजी हो जाए, तो वहां पे जो है गॉस लॉ को अप्लाई करना आसान रहता है, वहां पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे, ऐसा हम सरफेस मानेंगे, ये सरफेस है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और जहां पे थीटा हमारा कांस्टेंट हो, जीरो आए यूजुअली, तो वो हम जो है एरिया मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पे। अब आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें बताना है। स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये शेल है, बहुत थिन शेल है मान लीजिए, और इस पे हमने चार्ज दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। तो देखो इसमें तीन केस बनेंगे, जब भी हम शेल वाले केस करेंगे अभी या सॉलिड स्फीयर वाले केस करेंगे तो तीन केस बनेंगे। एक तो स्फीयर के अंदर फील्ड कितना होगा, दूसरा होगा सरफेस पे कितना होगा, और तीसरा होगा बाहर कितना होगा। मतलब एक जगह पे तो आपका जो r है ये r डिस्टेंस है, तो रेडियस से कम जब r होगा तो क्या होगा, और ये वाला r जब रेडियस के बराबर होगा तो क्या होगा, और ये वाला r जब रेडियस से ज्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब बाहर क्या होगा। तो तीन केस हमारे बनेंगे, तो वन बाय वन समझते हैं तीनों केस में क्या होगा। तो पहला केस समझते हैं हम लोग कि स्फीयर के अंदर अगर हम बात करें, स्फीयर के अंदर क्या होगा। तो देखो स्फीयर के अंदर क्या होगा, मान लीजिए स्फीयर है और इसको आपने चार्ज किया, मान लो प्लस चार्ज किया। अब मान लो मैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, जो कि सेंटर से r दूरी पे मेरा पॉइंट है, यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं एक सरफेस मान लेता हूं, गॉसियन सरफेस है तो, ठीक है। अब बाय सिमेट्री क्या होगा कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक हमने माना बिल्कुल सेंटर से सब सिमेट्रिक है, चार्ज वाला सब सिमेट्रिक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर फील्ड हमारा होना चाहिए, राइट। ये दूरी जो है सब बराबर है हमारी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर होगा तो वी कैन राइट दैट E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज, ये लिखेंगे हम फॉर पॉइंट, इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब जब इनसाइड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, इनसाइड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, तो इनसाइड पॉइंट में यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज होगा इसके अंदर कोई चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज तो इसके बाहर है सारा, तो चार्ज एनक्लोज जीरो है, तो मतलब ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां पे जीरो हो जाएगा, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो स्फेरिकल शेल होती हैं उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि चार्ज एनक्लोज जीरो होता है, करेक्ट है। अच्छा यहां पे लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने जो ये बताया तब बताया चार्ज एनक्लोज जीरो हो, मतलब ये अलग केस, अगर मान लो केस ये होता कि एक प्लस चार्ज यहां पे रखा हुआ है और इसके बाहर ये इसको भी चार्ज किया हुआ है, और अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एनक्लोज आ जाएगा, जब सरफेस बनाओगे तो चार्ज एनक्लोज यहाँ पे आ जाएगा, तो इस केस में जीरो नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, केवल सरफेस पे चार्ज है, उसकी हम बात कर रहे हैं। वही डेरिवेशन हमारे बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला केस हुआ जब हमारा अंदर की बात कर रहे हैं, जब हमारा r इज लेस देन r की बात चल रही है, ठीक है। अब मान लो मैं r मोर देन r की बात करूं, या मैं r इक्वल टू r, तो पहले r मोर देन r की बात करते हैं कि मोर देन r के केस में क्या होगा। तो मान लो मेरा r जो है मोर देन r है, यानी बाहर वाला पॉइंट है, ये r जो है ज्यादा है और ये हमारा r था। अब इस केस में क्या होगा भाई साहब, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E डॉट ds की जो वैल्यू आएगी वो फिर दोबारा वही आएगी, Q
बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ds का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ को होगा बाय सिमेट्री। तो यहाँ पे जो सरफेस बनेगा, पहले तो सरफेस ऐसे बनेगा आपका, इसके अबाउट जो है स्फेरिकल सरफेस ऐसे बनाओगे आप, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके सरफेस बनाओगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर को होगा, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे ई डॉट ds की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, ई डॉट ds मतलब वही दोबारा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, तो एंगल जीरो हो गया, तो ई डॉट ds हो जाएगा आपका ई ds इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो आपका 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर होगा सिमेट्री से, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, cos 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये इक्वल टू किसके चल रहा है, q बाय एप्सिलॉन नॉट के चल रहा है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर दोबारा इसका जो है पूरा एरिया आ जाएगा, तो एरिया कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो आर है, अब एक ये वाला आर और एक ये वाला आर, कौन सा आर स्क्वायर आएगा, 4 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ये 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, यानी kq बाय आर स्क्वायर। आपने जो फॉर्मूला याद किया था पॉइंट चार्ज के लिए, वही फॉर्मूला यहां पे भी आ रहा है, kq बाय आर स्क्वायर। मतलब अगर ये सारा का सारा चार्ज यहां पे भी होता तो तब भी क्या होता, फील्ड हमारा उतना ही होता जितना कि इसका फील्ड आ रहा है। मतलब जो स्फेरिकल शेल है उस केस में अगर आपको बाहर फील्ड निकालना है तो आप ये मान सकते हो कि सारे का सारा चार्ज कहां पे है, इसके सेंटर पे है, और जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है वो आपको लगा देना है kq बाय आर स्क्वायर, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि इस केस में भी हमने निकाल लिया। अब तीसरा केस कौन सा बचा, कि अगर हमारा पॉइंट यहां पे हो, तो अगर पॉइंट यहां पे होगा उस केस में क्या होगा, ये केस था हमारा जब r मोर देन r है ना, ये r मोर देन r का केस था। अब जब r इक्वल टू r होगा उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी क्या होगा, r इक्वल टू r में भी आपका जो है ये सारा प्लस चार्ज यहां पे है, इसके ऊपर है, तो आप जब गॉसियन थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ई डॉट ds, फिर वही ई आपका आएगा इंटू ds आपका इस बार आ जाएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। इस बार जो एरिया आएगा, अगर आप गॉसियन सरफेस यहां पे मानोगे, इसी स्फीयर पे मानोगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू cos 0 1 हो जाएगा, इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब की बार भी वही आ जाएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर। तो kq बाय आर स्क्वायर आ गई इस बार भी, लेकिन फर्क क्या हुआ दोनों में, कि वहां पे r स्मॉल वाला r था जो बाहर वाला r था, और यहाँ पे ये वाला r है। तो यानी बाहर और सरफेस पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पॉइंट चार्ज वाला kq बाय आर स्क्वायर वाला लगा सकते हैं। लेकिन अंदर कितना फील्ड हुआ, अंदर हमारा फील्ड जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, अंदर जो फील्ड होगा यहाँ पे वो हमारा 0 होगा, लेकिन बाहर जो फील्ड होगा वो हमारा kq बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। तो ये 3 डेरिवेशन है जो हमें ध्यान रखने हैं, एक तो अंदर की साइड, एक हमारा सरफेस पे, और एक बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ड्राइव करके फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसाइड जो फील्ड होता है हमारा 0 होता है, ये हमें ध्यान रखना है, सेंटर पे भी 0 हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे सेंटर पे ले लो चाहे कहीं भी ले लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और अगर हम सरफेस की बात करें तो kq बाय आर स्क्वायर हमारा फील्ड आ जाएगा सरफेस पे, और अगर हम बाहर बात करें तो हमारा फील्ड आ जाता है kq बाय स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये हमारा फील्ड आता है, अंदर कोई फील्ड नहीं होता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है कि अगर ऐसा पूछ लें आपसे कि अंदर मान लो मेरे पास कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, उस पर फोर्स कितना लगेगा, q चार्ज रखा है मान लो, फोर्स कितना लगेगा इसमें, फोर्स क्या होता है q इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है ना, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे 0, तो फोर्स कितना लगेगा 0। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये पूछा था कि एक चार्ज को यहां से यहां तक मूव करना है, इस चार्ज को यहां से यहां मूव करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फोर्स तो 0 लग रहा है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या आएगा 0। तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अगर आप चार्ज को यहां कहीं भी मूव कराओगे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अंदर जो है 0 है, सरफेस पे है kq बाय आर स्क्वायर, बाहर भी है, लेकिन यहाँ पे 0 है। तो आई होप डेरिवेशन क्लियर हुए होंगे, गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना है ये बातें आपको अब क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं एक और केस। देखो पहले इसका ग्राफ देखें अगर हम, तो इसका जो ग्राफ बनेगा तो अंदर हमारा फील्ड 0 है, तो एक्चुअली जो ग्राफ बनेगा इसका
वो ग्राफ यहाँ पे अंदर जो होगा वो फील्ड 0 होगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा नीचे। उसके बाद ग्राफ एकदम से के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर जो है ये के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ग्राफ फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो यानी ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर यहां से एकदम से यहां चला जाएगा और फिर इसके बाद ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। तो थिन स्फेरिकल शेल का जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। क्लियर है? ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड में। अब एक चीज और लिखी है यहाँ पे, कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी कई बार पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसके बनते हैं। एक नोट लिखा हुआ था, फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। जो कैविटी होती है उसके अंदर फील्ड हमारा 0 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यहाँ पे आपको मिलती है। शील्डिंग मतलब यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं होता है, तो आपको अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना है, तो आप उसको एक कंडक्टर के अंदर रख सकते हो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो वहां पे आप उसको किसी कैविटी में या कंडक्टर के अंदर रख सकते हो इंस्ट्रूमेंट को, अगर आपको उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना है। क्लियर है बात? तो ये भी एक कंक्लूजन निकल के यहाँ पे आता है। आगे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन है उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2 has charge q on its surface. A point charge minus q is also placed at the center of the sphere. तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस r1 और r2 है, मतलब ये थिन तो नहीं है, थोड़ा सा इसकी रेडियस है यहाँ पे, तो ये थिक है, ये r1 है मान लीजिए और ये r2 है। तो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, चार्ज q इज इट ऑन इट सरफेस, तो q यहाँ पे इसके सरफेस पे है, और आपने एक माइनस q चार्ज इसके सेंटर पे भी रख दिया है। ठीक है, तो अब आपको बताना है व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। इसके इनर सरफेस जो ये वाला सरफेस है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, और आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा की बात कर रहा है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, वो हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूले निकाले ना, ये भी हम सिग्मा की टर्म में भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये हम सिग्मा की टर्म में भी लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, तो इसको हम सिग्मा इंटू एरिया की फॉर्म में लिख सकते थे फॉर्मूले को। ठीक है, मतलब इसको अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू एरिया, कितना है ये जिसपे चार्ज है 4πr², तो ये 4πr² आ जाएगा ऊपर क्यू की जगह पे, और नीचे आ जाएगा 4πε0r², ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और केवल ये बचेगा r²/r²। तो सिग्मा r²/ε0r² बचेगा। जब बाहर की बात करेंगे, अंदर अगर सरफेस पे बात करेंगे, सरफेस पे ये r भी r के बराबर हो जाएगा, तो r² भी कट जाएगा, तो फिर सिग्मा/ε0 आएगा। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ये आएगा, तो इस फॉर्म में भी हम लोग मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि आपको चार्ज डेंसिटी बतानी है। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट काफी सारे निकल के आएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक कंसेप्ट तो ये निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे, देखो अगर मान लो मैं यहां पे कोई गॉसियन सरफेस मानूं यहां पे, तो ये मैंने सरफेस जो माना है मेटल के अंदर माना है, ये मेटल है पूरी भाई, r1 से लेके r2 तक पूरी मेटल है ये। तो मेटल के अंदर जब मैं गॉसियन सरफेस मानूंगा, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमने पढ़ा था कि मेटल में जो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो चार्ज एनक्लोज कितना होना चाहिए इसके अंदर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्यू ई डॉट ds भी 0 हो गया, तो चार्ज एनक्लोज कितना होगा, वो भी 0 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप 0 करेंगे तो चार्ज एनक्लोज भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे यानी नेट चार्ज हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने यहीं क्यों बनाया प्लस क्यू, यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है प्लस क्यू। तो देखो मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, पहली बात तो देखो मैंने गॉसियन सरफेस यहां माना है। अब मैं सरफेस को थोड़ा अंदर भी मान सकता हूं, थोड़ा अंदर मानूंगा तब भी ये मेटल के अंदर है, उसके अंदर भी चार्ज एनक्लोज 0 होना चाहिए, मतलब चार्ज यहां भी कहीं नहीं है। फिर और अंदर मानूंगा और अंदर, तो मैं यहां तक जो है सरफेस मान सकता हूं पूरा, जहां तक मेटल है, तो वहां तक मेरा चार्ज एनक्लोज 0 होना चाहिए। यानी जो चार्ज होगा बेसिकली वो माइनस क्यू अगर यहाँ पे, तो प्लस क्यू यहीं पे होना चाहिए बिल्कुल सरफेस पे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी यहां हुआ, मान लो चार्ज में इस प्लस क्यू को थोड़ा यहां मान लेता, तो यहां मानता, अब मैं गॉसियन सरफेस थोड़ा अंदर बना लूं यहाँ पे, तो गॉसियन सरफेस में मैं अंदर बनाऊंगा तो चार्ज एनक्लोज तो माइनस क्यू हो जाएगा, तो नेट चार्ज तो 0 है नहीं। तो नेट चार्ज 0 होने के लिए जरूरी है कि ये चार्ज इस सरफेस पे हो, क्योंकि मैं गॉसियन सरफेस बनाता चलूंगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये चार्ज यहां भी नहीं हो सकता कहीं भी, क्योंकि सरफेस यहां बनाऊंगा तब भी 0 होना चाहिए, यहां बनाऊंगा तब भी 0 होना चाहिए नेट चार्ज, यहां बनाऊंगा तब भी 0, यहां बनाऊंगा तब भी 0,
तो मतलब चार्ज जो भी अब आएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू तो जीरो हो ही गए मिला के। अब जो भी और बाकी चार्ज होगा वो सारा का सारा कहां होगा फिर भैया, माइनस क्यू और प्लस क्यू जीरो हो गया, तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो है। यहां सरफेस बनाऊंगा तब भी चार्ज एनक्लोज जीरो हो जाएगा, यहां बनाऊंगा तब भी जीरो होना चाहिए, तो कोई और चार्ज नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता। जो भी चार्ज अब आएगा वो सारा का सारा यहां आ जाएगा, यहां पे इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही है सबको। अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को दोबारा से यहाँ पे रिवाइंड करके देखिएगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है, तो हमने ये लगाया कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो होता है अगर मेटल के अंदर सरफेस हमने बनाया, और चार्ज एनक्लोज जीरो होने के लिए अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, लेकिन चार्ज जीरो होगा, और ये चार्ज सरफेस पे ही होना चाहिए, क्योंकि सरफेस से अगर थोड़ा सा भी अंदर होगा तो फिर हमारी गॉस थ्योरम में गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं सरफेस यहाँ मान लूंगा, इसके यहाँ पे मान लूंगा गॉसियन सरफेस, और चार्ज मेरा इसके अंदर माइनस क्यू हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो चार्ज एनक्लोज जीरो होने के लिए चार्ज को सरफेस पे होना जरूरी है, और यहाँ कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ भी चार्ज हो गया, मान लो यहाँ पे कोई और चार्ज आ गया Q2, तो फिर क्या हो जाएगा, चार्ज जैसे मैं सरफेस बनाऊंगा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा 0 + Q2, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चार्ज फिर बाकी बचेगा वो सारा बाहर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में जो चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू है, अगर यहाँ पे माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज आया तो फिर माइनस क्यू चार्ज मतलब नेट चार्ज मान लो इस पे कोई चार्ज नहीं है, मैं इसको जीरो मान लेता हूँ, क्यू चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो मान लो सर इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो अब कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू आया। तो अगर प्लस क्यू चार्ज आया तो माइनस क्यू भी डेवलप होगा फिर, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो है, मेटल में कोई चार्ज है नहीं शुरू में, तो नेट चार्ज जीरो होने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू। वो कहां पे जाएगा, कौन से सरफेस पे जाएगा, वो चला जाएगा हमारे बाहर वाले सरफेस पे। तो ये माइनस क्यू चार्ज जो है बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। अभी गॉसियन थ्योरम हमने देखा, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस क्यू, और अगर क्यू चार्ज और है तो नेट चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस क्यू। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है कि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होना चाहिए, और जो यहाँ पे नेट चार्ज जो था उसको इनिशियल कंडीशन के बराबर करने के लिए, क्योंकि चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, तो पहले यहाँ पे चार्ज क्यू था, तो अभी भी इस मेटल के अंदर चार्ज क्यू होना चाहिए। तो अगर यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू होगा तो नेट चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया, कैपिटल क्यू है ना भैया, क्यू से क्यू कट गया तो प्लस क्यू बचा ना केवल कैपिटल वाला, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो क्यू चार्ज रहेगा। तो अब हमने क्या पूछा है, वो कह रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पे सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 मान लेते हैं, हो जाएगी क्यू, चार्ज एनक्लोज जो है क्यू है हमारा, मतलब चार्ज क्यू है, और रेडियस हो गई 4πr1 का स्क्वायर। केवल यही आएगा क्योंकि चार्ज यहाँ पे Q1 है। कई बच्चे बोलेंगे सर ये वाला चार्ज भी लेंगे क्या, ये वाला चार्ज नहीं लेंगे, हमें सरफेस का चार्ज लेना केवल, तो हम लेंगे प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी हो गई, Q/4πr1 का स्क्वायर। ऐसी आउटर सरफेस पे कितना हो जाएगा, आउटर पे अगर हम देखें तो ये इनर है, ये आउटर है, आउटर पे हमारा हो जाएगा चार्ज हो जाएगा Q माइनस क्यू, और एरिया हो जाएगा 4π × R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आउटर पे डेंसिटी हो गई। आई होप ये बात सबको क्लियर हुई है। तो आपको चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से करना आना चाहिए कि चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे हो रहा है ये आपको आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है ये। अगर अभी आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। दो बातें हमने निकाल ली। अब ये कह रहा है गॉस थ्योरम का यूज करके बताओ एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ए का पार्ट हो गया फर्स्ट, और ये सेकंड। अब बोल रहा है ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट अ पॉइंट आउटसाइड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वही गॉसियन सरफेस मानूंगा इसके चारों तरफ ऐसा, ठीक है, गॉसियन सरफेस मानूंगा, ई डॉट डीएस करूंगा। ई डॉट डीएस जब मैं करूंगा तो ई डॉट डीएस में वही फिर ई इंटू डीएस की जगह 4πr² आ जाएगा। अगर ये r डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट माना है, अगर ये डिस्टेंस मेरा r है तो ये 4πr² एरिया हो गया। ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज कितना लेंगे हम यहाँ पे, तो क्यू एनक्लोज कितना, नेट इसके अंदर कितना क्यू है, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू कट गया तो यहाँ पे क्यू हो गया, और ये माइनस क्यू हो गया, तो नेट चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस क्यू। तो नेट चार्ज एनक्लोज आ जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा वैल्यू आया। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेंगे इंटू r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ चुका है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r। आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग तो ये वैल्यू हमारी आने वाली। ठीक है, आंसर चेक कर लें एक बार। तो आंसर है Q/4πr1², क्यू माइनस क्यू सही है, फिर अगला Q माइनस क्यू बाय 4πr²। ठीक है, तीनों आंसर हमारे करेक्ट है। तो आई होप क्लियर होगा सबको कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। तो एक तो हमें गॉस लॉ को वैलिड रखना है हमेशा, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैलिड रखना है। ठीक है, एक और केस देखते हैं। एक और केस है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी
of the inner surface of that to the outer surface of a hollow conducting sphere if point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere having internal radius r. तो internal radius यहाँ पे r है और outer radius क्या है 2r है. तो ये ऐसा कोई स्फीयर है इसमें दो रेडियस है r और 2r और ये पूरा अंदर से हॉलो है. तो आपने क्या किया यहाँ पे एक चार्ज जो है पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्ज आई थिंक Q मान लेते हैं हम लोग क्योंकि मैं रेशो निकालना शायद कट जाएगा बाद में. Q मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज आपने यहाँ पे प्लेस किया है एट द सेंटर ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग इंटरनल रेडियस r एंड आउटर 2r. ठीक है, यहाँ पे Q चार्ज है. अगर यहाँ पे Q होगा तो यहाँ पे कितना डेवलप हो जाएगा इसके चारों तरफ. यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा कितना होगा. अभी हमने देखा था कि चार्ज क्या होगा बराबर -Q डेवलप हो जाएगा तो -Q चार्ज आ जाएगा इस पे. अब अगर यहाँ -Q आया तो इस सरफेस पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, इस मेटल पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, जीरो था. तो नेट चार्ज को जीरो करने के लिए क्या होगा बाकी प्लस चार्ज कहीं डेवलप होगा. तो कहां चला जाएगा प्लस चार्ज, वो यहां चला जाएगा. तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, ये चार्ज हमारा हो जाएगा +Q. तो आई होप चार्ज क्लियर है डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे Q उसके सामने उसको बैलेंस करने के लिए -Q और इसके बाहर जो है +Q. ठीक है, तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. अब उसने बोला डेंसिटी का रेशियो बताओ इंटरनल और आउटर के बीच में, है ना. तो डेंसिटी टू द इनर सरफेस टू द आउटर, तो हमें बताना है डेंसिटी ऑफ द इनर बाय आउटर का रेशियो. अब इनर पे कितना चार्ज है, इनर पे चार्ज है -Q. तो Q बाय 4πr² हो जाएगी ये. और ये वाला कितना हो जाएगा, बाहर वाला चार्ज हो जाएगा Q और अपॉन में 4πr 2r का स्क्वायर हो जाएगा बाहर वाला. ये जो एरिया है कितना है 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इतना. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4π कट जाएगा, Q भी कट जाएगा तो -1 बचेगा ऊपर तो, और नीचे कितना बचेगा -1 डिवाइड बाय 1/4. आई थिंक कितना बचेगा ये 4π कट जाएगा, r² कट जाएगा तो 1/4 बचेगा. इसको ऊपर ले जाएंगे तो -4. तो रेशो आपका जो आ रहा है -4:1 आ रहा है. -4:1 मतलब यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो -4:1 में है. ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. आई होप डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर हुआ होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. तो -4:1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब एक और एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक गॉस लॉ की, कि जब हमारा जो स्फीयर है उस पे पूरे पे चार्ज हो, और ये जो केस पॉसिबल हो सकता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हो सकता है. अगर कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो चार्ज वहां पे अंदर रहेगा ही नहीं, सरफेस पे चला जाएगा. कैसे, गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हैं. कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर मान लो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कॉपर का स्फीयर है मान लो, और आप इसको चार्ज दिया. अब आप बोल रहे हो भाई साहब, आप बोल रहे हो ठीक है जिस पे चार्ज जो है कुछ यहाँ पे रहेगा, कुछ यहाँ पे रहेगा, कुछ बाहर रहेगा. अगर आपने ऐसे मान लिया, ठीक है मान लिया. अब मैं बोलूंगा ठीक है जी मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ ऐसा. अब अगर मैं गॉसियन सरफेस ऐसा बनाऊंगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है मेटल के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है हमेशा. अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो चार्ज एनक्लोज कितना होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज भी जीरो होना चाहिए. लेकिन यहाँ तो चार्ज है, तो यानी चार्ज यहाँ पे नहीं होना चाहिए. तो आप बोलोगे सर अच्छा ठीक है यहाँ पे चार्ज हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बाहर ले आते हैं. तो जैसे आप बाहर लाओगे फिर मैं और गॉसियन सरफेस थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा, मैं कहूंगा यहाँ भी चार्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए. तो मैं पूरा जो है ना मेटल तक गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ जहां तक ये स्फीयर है. तो वहां तक कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. तो फिर चार्ज कहेगा मैं जाऊं कहां भाई, मैं कहां रहूं फिर जब कहीं रहना ही नहीं है. तो हम बोलेंगे एक काम है भाई साहब, तू जो है ना सरफेस पे रहे. कहां रहे, सरफेस पे रहे. ठीक है, जैसे होता ना एक बार जो है कलयुग ने बोला था कि मैं कहां रहूं, राजा से पूछा था कि मैं कहां रहूं, तो उसने बोला कि यहाँ रहूं. तो ऐसी भाई साहब यहाँ पे जो चार्ज है ना उसको हम बोलेंगे तो यहाँ मत रहे, फिर अंदर तू जो है इसके सरफेस पे रहे. तो चार्ज जो है सारा का सारा कहां चला जाएगा, सरफेस पे. क्योंकि मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस जब भी बनाऊंगा मुझे यहाँ पे चार्ज एनक्लोज जीरो चाहिए. तो यानी मेटल के अंदर कभी भी ऐसा केस नहीं हो सकता कि वहां पे अंदर चार्ज ऐसा आ जाए. ठीक है, इक्विलिब्रियम में. अब नॉन मेटल में क्या ऐसा जरूरी है, तो नॉन मेटल में यार इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जीरो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है. मेटल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे उसके. लेकिन नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन आराम से भाग नहीं सकते हैं, वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब भी ना भागे. तो वहां पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो. इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो E.ds भी जीरो नहीं होगा, और अगर E.ds भी जीरो नहीं होगा तो चार्ज एनक्लोज भी जीरो होने की कोई जरूरत नहीं है. जरूरी नहीं है कि चार्ज एनक्लोज जीरो हो, कोई जरूरी नहीं है. तो नॉन कंडक्टिंग में हो सकता है कि अंदर चार्ज हो, लेकिन कंडक्टिंग में जरूरी है, कंपलसरी है कि चार्ज नहीं होगा. तो जब हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, पूरा स्फीयर चार्ज है शुरू माने अंदर से लेके बाहर तक, तो वो कंडक्टिंग हो ही नहीं सकता. वो कैसा हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग का ही केस होगा. ठीक है, तो
उस वाले केस में अगर हम पूरा चार्ज मान लें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें बताना है एट द इनसाइड पॉइंट, एट द यहां पे और एट द आउटसाइड पॉइंट हमें बताना है कितना कितना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो पहले मैं इनसाइड पॉइंट देखता हूँ, वही इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा ट्रिक लगेगी, बाकी तो आसान है। तो देखिए मान लीजिए कि ये स्फीयर है, इसका रेडियस r है और मैं एक स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो मैंने एक r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है। अब बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी बराबर, सब कुछ बराबर, तो यहाँ पे E डॉट ds की जो वैल्यू आएगी, E डॉट ds की जो वैल्यू आएगी वो Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, और E डॉट ds की वैल्यू आएगी तो E तो बाहर आ जाएगा और ds की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। सिमेट्री से बराबर होगा सब कुछ, है ना, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ट्रिक है, जो मेन चीज है वो है Q एनक्लोज कितना होगा, Q एनक्लोज। तो Q एनक्लोज यहाँ पे कितना होगा, देखो पूरे स्फीयर में जो Q है वो Q है, लेकिन वो पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है 4/3 पाई r क्यूब में। तो यहां पे हमें थोड़ा सा यूनिटी मेथड यूज करना पड़ेगा कि 4/3 पाई r क्यूब में कितना चार्ज है, Q। तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज हुआ, Q बाय 4/3 पाई r क्यूब। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी, मतलब हम बोलते हैं रो, इसको हम रो भी बोल सकते थे। तो 1 मीटर क्यूब में इतना हुआ, तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है, 4/3 पाई r क्यूब है हमारे पास, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। तो इसमें कितना चार्ज होगा, तो इसमें चार्ज होगा हमारा, इसमें इतना चार्ज था, इसमें इतना था, इसमें इतना था, तो इसमें हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक समझ रहे हैं सब लोग यूनिटी मेथड। इसमें इतना, तो एक में इतना, तो इसमें इतना, कितना इतना, तो एक 4/3 पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Q इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब। तो ये हमारा चार्ज आ जाएगा इनसाइड द इसके अंदर। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि हमें डेंसिटी पता है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते थे, मतलब चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इंटू वॉल्यूम करते हैं तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारी, वही Q बाय 4/3 कैपिटल आर क्यूब। तो वहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते हैं, यूनिटी मेथड से भी, ठीक है। कुल मिला के हमारा जो यहाँ वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारा चार्ज एनक्लोज का वैल्यू Q r क्यूब अपॉन में r क्यूब, ये आ रहा है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये E इक्वल टू, देखो यहाँ पे r स्क्वायर से r की पावर कट जाएगी तो एक r बचेगा केवल, 4 पाई अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाय r क्यूब, r बाय r क्यूब आ रहा है, यानी KQ बाय r क्यूब आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो आ रहा है उसकी वैल्यू ये आ रही है। अब यहाँ पे जो है ये r वेरिएबल है, आपने यहाँ पे पॉइंट लिया तो r कुछ और होगा, यहाँ पे लिया तो r कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन ये वाला r तो कांस्टेंट ही है, स्फीयर की रेडियस तो कांस्टेंट है, मतलब जब आपने स्फीयर माना तो रेडियस तो कांस्टेंट हो गई। अब हर पॉइंट के लिए ये स्मॉल r वेरी करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो E है इट इज प्रोपोर्शनल टू r, ये यहां से निकल के आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू r है, कब, जब हम अंदर की बात कर रहे हैं, यानी r लेस देन r की बात कर रहे हैं, स्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द r। तो जब हम सेंटर से बाहर की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा, प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहां बनेगा r इक्वल टू r। कब तक बनेगा ये, जब तक आप सरफेस तक ना आ जाओ, ठीक है। अब मान लो मैं सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मुझे, या बाहर बताओ कितना होगा। तो देखो बाहर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं निकालूंगा तो E डॉट ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, बाहर का r ले लेंगे। Q एनक्लोज में अब सारा चार्ज आ जाएगा, Q एनक्लोज में क्या होगा, सारा चार्ज, क्योंकि इसकी जो ये है, जो आप ये मान रहे हो सरफेस में सारा चार्ज आ गया, Q एनक्लोज में सारा चार्ज आ जाएगा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना आएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कि अगर मान लो ये स्फीयर है आपका और पूरा चार्ज है ये, और आपने पॉइंट बाहर मान लिया कहीं पे, और ये आपने गॉसियन सरफेस मान लिया, तो E डॉट ds की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आ जाएगी टोटल चार्ज एनक्लोज, यानी टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो E डॉट ds की वैल्यू आ जाएगी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन इंटू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, ये आ जाएगी। तो देखो सेम वैल्यू आ रही है जो आपकी वहां पे आई थी जब आपने स्फीयर के सरफेस पे चार्ज माना था, क्योंकि एक ही बात है भाई साहब, आप चार्ज चाहे यहां पे मान लो और चाहे आप पूरे में मान लो, जब आप बाहर सरफेस मानोगे तो बाहर के सरफेस में तो सारा चार्ज एनक्लोज है ही, भाई ये चार्ज सारा इसके अंदर है ही, और चाहे ऐसा चार्ज हो तब भी सारा इसके अंदर है ही, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाहर वाले को। जब हमने बाहर वाला सरफेस माना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा चार्ज की यहाँ पे है या अंदर है।
हाँ, अंदर जब आप मानोगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अंदर यहाँ पे आप मानोगे तो कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप मानोगे तो चार्ज एनक्लोज होगा, तो अंदर वाले सरफेस को फर्क पड़ेगा, लेकिन बाहर वाले सरफेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई साहब चार्ज कहां पे है, तो ये वैल्यू हमारी सेम आ रही है। ऐसे जब आप सरफेस पे मानोगे यहां पे, तब भी आप क्या होगा, आप आर रेडियस पे मानोगे तो सारा चार्ज एनक्लोज है, तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ई जो सरफेस पे आएगा वो भी क्या आ जाएगा, ई सरफेस जो आएगा वो आ जाएगा आपका सेम के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। तो सरफेस पे जो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे वो भी सेम आएगी, क्योंकि सारा चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, ई डॉट डी एस की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू 4πr स्क्वायर, वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा केस हो गया जब हमने आर मोर देन आर माना, और ये वाला केस हो गया जब आर इक्वल टू आर माना। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू निकल के आई है। आई होप ये बात सबको क्लियर हुई है। तो जो अंदर वाला पॉइंट था ना, ये इंपॉर्टेंट था जब आपने अंदर निकाला, बाहर वाला तो पॉइंट तो सेम ही है, जो आपने पहले किया था वही यहाँ पे भी है, लेकिन अंदर वाले के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उसको जो है यूनिटी मेथड से करके देखें कितना चार्ज हमारा एनक्लोज है, राइट। चलिए अब देखते हैं इन्होंने जो फाइनल आंसर लिखा है, देखो वो लिखा है कि ई इनसाइड जो होगा वो के क्यू बाय आर क्यूब हो जाएगा, ये इनसाइड के लिए है, और फील्ड हमारा आउटवर्ड होगा। सेंटर पे अगर हम फील्ड निकालें तो सेंटर पे आर की वैल्यू जो होगी ना, ये वाला आर वो 0 होगा सेंटर पे, क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फील्ड बढ़ेगा, और आर की वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा इस फॉर्मूले से। अगर आप फॉर्मूले से ना भी सोचो, सिमेट्री से भी 0 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज जो है सब तरफ बराबर बराबर चार्ज है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा, इसका इधर को आएगा, इसका इधर को आएगा, तो सब कैंसिल कर जाएंगे, सब जगह से फील्ड है ना, आपस में कैंसिल करते जाएंगे, तो सेंटर पे कोई फील्ड नहीं होगा। तो चाहे फॉर्मूले से समझ लो और चाहे आप ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जब यूनिफॉर्मली चार्ज आपका स्फीयर होगा। और अगर ये सरफेस पे होता तो सरफेस पे, अब एक क्वेश्चन है, सरफेस पे होता तो सेंटर पे फील्ड कितना होगा, अगर सरफेस पे चार्ज होगा तो सेंटर पे फील्ड कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा, यस या नो। आंसर इज यस। अरे भाई साहब उसमें तो सब जगह 0 ही है ना, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 ही आया था, इस वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं अंदर, तो इसमें तो 0 होना ही होना था। तो यहाँ पे तो हर जगह 0 है, लेकिन यहाँ पे जो है केवल सेंटर पे 0 होगा, बाकी जगह फील्ड आपका ये वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय आर, ठीक है, के क्यू बाय आर इंटू आर अपॉन आर क्यूब। तो ये आया, सरफेस पे निकालोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आप डायरेक्टली चाहो उस फॉर्मूले में आप तो आर इक्वल टू आर पुट कर सकते हो पीछे वाले फॉर्मूले में। तो पीछे वाले फॉर्मूले में अगर मैं आर इक्वल टू आर पुट करूंगा यहाँ पे, तो एक आर से आर कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। और जब आप बाहर के लिए निकालोगे तो बाहर के लिए आपको निकालना पड़ेगा ड्राइव करके पूरा, तो बाहर के लिए हमें पूरा ड्राइव करके निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारा ये आया। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही है कि हमारा जो फील्ड है ये आया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो पहले फील्ड आपका 0 है, फिर आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर है, उसके बाद क्या हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, फिर घटेगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा कि पहले आपका फील्ड 0 है सेंटर पे, फिर ये लीनियरली बढ़ रहा है प्रोपोर्शनल टू आर, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है। तो ये सरफेस तक तो जो है बढ़ रहा है, और सरफेस के बाहर जो है फिर ये घट रहा है, क्योंकि सरफेस से बाहर जाने पे क्या होता है ना, आपका सरफेस से बाहर जाने पे चार्ज एनक्लोज तो सेम रहता है, लेकिन डीएस की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ई डॉट डीएस होता है आपका, तो डीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम होना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज एनक्लोज सेम है। जब आप मतलब आप सेंटर से बाहर को जाते हो, तो सेंटर से बाहर जाने में क्या होता है कि सरफेस तो बढ़ रहा है लेकिन चार्ज एनक्लोज भी बढ़ रहा है। लेकिन जब आप स्फीयर को क्रॉस कर जाते हो तो केवल सरफेस बढ़ता है भाई साहब, केवल पनौती बढ़ती है, लेकिन जो है आमदनी नहीं बढ़ती वहां पे, मतलब चार्ज एनक्लोज उतना ही रहता है लेकिन पनौती बढ़ जाती है हमारी, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो ये हमारे सारे जो है ग्राफ हैं और हमारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है जब हम निकालते हैं फॉर अ हॉलो स्फीयर और फॉर अ सॉलिड स्फीयर। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हुई होगी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं कई बार ना प्लस चार्ज के सामने माइनस क्यू डेवलप होगा, ऐसा क्यों होता है, तो गॉस लॉ की जो है गॉस लॉ की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और ये दोनों केस हमने देखे हैं कि, और हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें चार्ज सरफेस पे क्यों आता है, तो वो भी हम गॉस लॉ से प्रूव कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आई होप ये सब कंसेप्ट को क्लियर हुए होंगे। तो अब इसमें गॉस लॉ की जो बाकी एप्लीकेशन है, हम लाइन चार्ज की बात कर रहे थे शुरू में, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, उसका फील्ड कितना होगा, और अगर ये चार्ज शीट पे हो, एक बहुत बड़ी शीट हम ले लें जैसे कि कैपेसिटर वगैरह में होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गॉस लॉ कैसे लगाएंगे, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें लगा सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।